हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? इसके पहले कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या किया था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, है ना। आज और इसमें थोड़ा एक पार्ट अलग बच जाता है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे एक है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड बहुत चमकता है। स्पार्कलिंग ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ऐसा बोलते हैं, स्पार्कल करता है ना। तो इसकी जो चमक होती है डायमंड की बहुत ज़्यादा होती है। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि डायमंड का देखा था हम लोगों ने, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना था? 2.54। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आएगा ये आता है 24.4 डिग्री। ठीक है, यानी 24 डिग्री के आसपास है, जो कि बहुत कम है। हमने देखा था ना कि म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन IC, और साइन IC को लिखा था हम लोगों ने साइन ऑफ IC इज इक्वल टू, इनफैक्ट इज इक्वल टू 1/म्यू। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा। तो यहाँ देखें अपन, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज़्यादा होता है, 2.54। तो जो क्रिटिकल एंगल आएगा इसका आता है नियरली 24 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है? 24 डिग्री, बहुत कम है। तो जो डायमंड, वैसे जो रॉ डायमंड निकलता है उसमें उतनी ब्रिलियंसी नहीं होती। फिर द क्रेडिट गोज टू द कटर, वो जो टेक्नीशियन होता है उसको जो पॉलिश करता है और उसको कट करता है डायमंड को इस ढंग से कि उस केस में जब भी लाइट इंटर करती है डायमंड के अंदर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? दिस क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत कम है। तो जो भी लाइट इंटर करती है, इंसिडेंट होती है उसके फेस पर, ऐसी उसकी फेस की पॉलिशिंग एंड कटिंग होती है। पॉलिश्ड किया जाता है, उसको कट किया जाता है डायमंड को। तो उसकी क्रिटिकल एंगल चूँकि इतनी कम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट कई बार जाती है, यूं यूं रिफ्लेक्ट होके फिर वापस निकलती है ना। सो ये क्या है? ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है ना। अगेन बोले अपन, और एक एप्लीकेशन कई हैं। जो मिराज, मिराज भी एक बढ़िया एप्लीकेशन है। मिराज, व्हाट इज मिराज? मिराज इज एक्चुअली ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज जो है वो है ऑप्टिकल इल्यूजन, प्रकाशीय धोखा कहते हैं इसको, है ना। जो डेजर्ट प्लेसेस में देखा जाता है, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा जब धूप होती है तो जो नीचे का लेयर है वो गर्म हो जाता है, एयर हॉट हो जाती है, हॉट एयर। तो उसकी डेंसिटी डिफरेंट हो गई। ऊपर का जो एयर है वो कंपैरेटिवली कोल्ड होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वेरिंग डेंसिटी में जब लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, हम लोगों ने देखा है ना। तो इस केस में, या रोड पर भी देखते हैं, रोड पर गर्मी के दिनों में जब मान लो कार से जा रहे हैं या बाइक से जैसे जा रहे हैं तो 100, 150, 200 मीटर आगे ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, पैचे जैसा दिखता है। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं 100 मीटर पर तो देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है।
सो दैट इज एक्चुअली ऑप्टिकल इल्यूजन, प्रकाशीय धोखा होता है। और ये किसके कारण होता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरह डेजर्ट प्लेसेस में होता है, आगे जाते हैं धूप में तो ऐसा लगता है कि पानी है और वहाँ पर पानी होता नहीं है। तो मिराज भी इसका एप्लीकेशन है ना। और इसको अगर डायग्राम से दिखाना चाहें तो यूँ इसका डायग्राम बना सकते हैं, है ना, कि एक लाइन खींच दिया हमने लाइक दैट, ठीक है, और यहाँ पर कोई क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो लाइक दैट, ऐसा ऑब्जेक्ट है कोई, और ये सरफेस की बात हो गई, यानी एक अपन ने ले लिया कि पेड़ है। अब ये वेरिंग डेंसिटी है, जो एयर है, एयर की डेंसिटी डिफरेंट है। नीचे क्या है, गर्मी के दिनों की बात करें या डेजर्ट प्लेसेस की बात करें, नीचे का एयर हॉट है, हॉट है यानी इसकी डेंसिटी जब गर्म हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। यहाँ कोई आदमी खड़ा है मान लो, है ना, उतना फाइन तो फिगर नहीं बनेगा, चलो एक सिंबल बना दिया अपन ने, है ना, ये आँख कान हो गए, ठीक है, लाइक दैट। अब ये आदमी एक्चुअली देख रहा है इस पेड़ को, ठीक है, ये जो आदमी खड़ा है, कोई, मैं तुम कोई हो सकते हैं, तो ये खड़ा है और ये देख रहा है इस पेड़ को, है ना। अब अगर सीधी लाइट आएगी, सीधी यहाँ से जो लाइट आएगी, है ना, ये सीधी लाइट आई यूँ इसके आँख में, दिस वन, तो ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। लाइट जो इस पर पड़ रही है, मान लो यहाँ पर सन है ना, सन से लाइट आ रही है, दिस इज सन, सूरज, तो सन से लाइट इस पर फॉल कर रही है, ठीक है, ये पेड़ और जो भी है ऐसा स्ट्रक्चर, इस पर लाइट फॉल कर रही है। अब इस पर लाइट फॉल कर रही है, ये जो रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ का अब ऊपर का जो है लगभग यूनिफॉर्म है डेंसिटी, तो वो तो सीधी आ जाएगी, बट ये लाइट चूँकि अब डेंसिटी चेंज हो रहा है, यदि डेंसिटी सेम होती, कोल्ड एयर होता तो ऐसा होता, अब हॉट एयर भी है नीचे, तो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ से जो लाइट आ रही है, दिस लाइट, वो यूँ 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 बेंड होते हुए इसके पास पहुँचेगी, है ना। लाइट क्या होगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड होगी, कि डेंसिटी डिफरेंट है, ऊपर कोल्ड है, नीचे हॉट है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ ज़्यादा है। लाइट एक्चुअली यहाँ से आ रही है ऑब्जेक्ट से, डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है, तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन हैं कि लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड सेकेंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होता है। लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, तो ये लाइट कुछ यूँ बेंड होती जाएगी। अब ये जो देख रहा है यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर, तो उसको ऐसा लगेगा, ऑब्जर्वर जो कोई देख रहा है, कि लाइट यूँ आ रही है, यूँ, तो इसको अब अपने को इस स्ट्रक्चर को उल्टा बना देना है, तो कुछ यहाँ ऐसा इमेज दिखेगा, है ना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इमेज दिखेगा यूँ, क्योंकि लाइट यूँ जा रही है, ये बेंड होगी, अब लगेगी कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आ रही है। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो एक्चुअली लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है हमारी आँखों में। यदि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ था ये पेड़, ये जो भी है, तो ये प्लांट अपने को यहाँ दिख जाता सीधा अपनी जगह पर, लेकिन चूँकि वेरिंग डेंसिटी है, यहाँ कोल्ड है और यहाँ हॉट एयर है, हॉट एयर की डेंसिटी कम है, तो लाइट आ रही है डेंसर टू रेयर, तो ये मुड़ती जा रही है। हर एक पॉइंट पर अपन बनाएं तो देखेंगे कि डेंसर से जब रेयर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है, मुड़ते मुड़ते यूँ आएगी, तो इसको लगेगा कि लाइट एक्चुअली यहाँ से आ रही है, तो ये इन्वर्टेड इमेज ऐसा बनेगा। तो इमेज कहाँ बनता है, लगेगा वहाँ पर पानी है ना। सो दिस इज़ द ऑप्टिकल इल्यूजन, मिराज इनफैक्ट ऑप्टिकल इल्यूजन है, एंड दिस इज ड्यू टू, ये किसके कारण है,
ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, आजकल ये बहुत पॉपुलर वर्ड है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, उसके फाइबर बनते हैं। फाइबर ऑप्टिकल है मतलब ग्लास का मटेरियल होगा और इसके अंदर से लाइट जाती है। तो मान लो अपन ने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, यूं पाइप, एक यूं, ठीक है। एक पाइप के अंदर कई सारे ऑप्टिकल फाइबर रहते हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर देखा होगा डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज होता है। लाइट जलाया अपन ने लैंप में और डिफरेंट कलर के लाइट पाइप से निकलते हैं, है ना। सो वहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर के केस में ये फाइबर होता है वेरी फाइन और लाइट सिग्नल इससे भेजी जाती है यूँ, सच दैट लाइट जो इंसिडेंट होता है उसमें एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, आई ग्रेटर देन आई सी। तो लाइट यूँ गई और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर मान लो कि कोई ट्रांसमीटर लगा होता है टी, और यहाँ पर रिसीवर होता है, तो ये इसको रिसीव करता है, ठीक है। तो ये जो पाइप होता है एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर वेरी फाइन है, ये जैसे अपना हेयर है ना, और इसका जो ऊपर का लेयर होता है ये कहलाता है क्लेडिंग, क्लेडिंग, और जो कोर इसका अंदर का जो है ये कहलाता है कोर, है ना। तो जो कोर है एक्चुअली कोर, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक्चुअली वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये क्लेडिंग जैसे प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और जो कोर है अंदर जो ये मटेरियल है ये ग्लास का है हम लोग, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है और क्लेडिंग की कम होती है। तो अब लाइट जब जा रही है एक्चुअली तो डेंसर टू रेयर, इसलिए यहाँ नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से इंसिडेंट होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऐसे पास किया जाता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, यहाँ रिसीवर पर उसे रिसीव किया। कहोगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ऑप्टिकल फाइबर से कैसे पास करेगा? ऑप्टिकल रिफर्स टू लाइट, यानी ऑप्टिकल सिग्नल पास करेगा ये ऑप्टिकल फाइबर। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ ट्रांसड्यूसर लगा होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल में। अगेन रिसीवर में यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि फिर ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना। तो इसका फ़ायदा ये है ऑप्टिकल फाइबर का कि जो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर कॉपर का केबल लेंगे तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, और ऑप्टिकल फाइबर में लॉस ऑफ एनर्जी बहुत 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 कम होता है, ठीक है। एक फ़ायदा है। दूसरा क्या है कि इससे कई सिग्नल एक बार पास हो सकते हैं, है ना, कि बंडल ऑफ फाइबर्स रहेगा एक पाइप के अंदर, तो कई, जैसे टेलीफोन का इसमें जा रहा है ना, तो कई सारे कन्वर्सेशन एक साथ इससे जा सकते हैं, कई सारे सिग्नल एक साथ जा सकते हैं, एंड विदाउट एनी अपरेंट लॉस ये सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो लॉस ऑफ एनर्जी भी कम होती है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज अब ज़्यादा हो रहा है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। फिर अनदर वन देखें अपन तो प्रिज्म में भी होता है ना, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड देख लिया अपन ने, मिराज में भी इसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है, और रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में भी होता है जिसका यूज होता है बाइनोकुलर्स या पेरिस्कोप वगैरह में।
बाइनोकुलर और पेरिस्कोप वगैरह में जिसका यूज होता है। पेरिस्कोप का नाम सुना होगा, लाइक ऐसा होता है, एक यूं प्रिज्म रखा है, दूसरा प्रिज्म यूं रखा है, लाइक दैट, है ना, ये प्रिज्म रखा होता है, ठीक है। अब लाइट सिग्नल यदि आ रही है, मान लो इस डायरेक्शन में लाइट सिग्नल आ रही है, लाइक दैट, दूसरी सिग्नल यूं पैरेलल दिखा दी अपन ने, है ना। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है ना, कि कैसे प्रिज्म का यूज करते हैं। राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म होता है, राइट एंगल प्रिज्म होता है, जिससे कि इमेज को 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं या 180 डिग्री से, यानी इन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिज्म, है ना। तो वो रे डायग्राम ध्यान से देखना है। तो यहाँ से आई लाइट, एक्चुअली ये पेरिस्कोप में ऐसा होता है ना। यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दो इस पॉइंट पे, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दो, दिस वन। अब लाइट क्या होगी, लाइट तो इंसिडेंट हो रही है, इधर लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, और ये राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल आइसोसेल प्रिज्म, ठीक है। इसका एक एंगल 90 है, दो साइड बराबर है, तो ये एंगल भी होगा 45 और ये एंगल भी होगा 45। ये दोनों एंगल कितने होंगे, 45 डिग्री, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है, ये 90 है, ये 45, ये 45। लाइट इंसिडेंट यूँ हो रही है, तो ये तो इस सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, तो जब नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो विदाउट डेविएशन जाएगी, ये आई सीधा, है ना। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो दिस एंगल इज अगेन 45, और ये भी एंगल जो कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल भी 45 डिग्री है, ठीक है। बट ग्लास, प्रिज्म बना है ग्लास का, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखा है अपन ने 1.4, 1.5 नियरली, है ना। और इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू था, ये देखा था हम लोगों ने, नियरली 42 डिग्री होता है। कितना होता है, 42 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, 42। एंड ये इंसिडेंट हो रहा है कितने पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि I इज ग्रेटर देन IC। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है, और दूसरा क्या, रे जा रही है, देखो ग्लास से अब जाएगी एयर में, तो रे जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो रे है, ये सीधा यूँ आएगी, ये रे यूँ सीधी आई, ठीक है। ये डायग्राम में हम लोगों ने थोड़ा गलती किया है, शो फॉर दैट, ऐसा डायग्राम नहीं होगा, ठीक है। डायग्राम बनाने में हम लोगों ने गलती की, है ना। ऐसा तो होगा दिस वन, है ना। एंड देन जो सरफेस है वो कैसा होगा, ऐसा ही तो बनाया था यार, चल, है ना। तो अगर ऐसा बनाए तो क्या होगा, दिस वन, दिस साइड इधर हो गया, हाँ। तो यहाँ से रे इंसिडेंट होगी, ठीक है, यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ आ जाएगी, ये भी 45 से यहाँ आ जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, एक्चुअली इस केस में तो ऐसे ऐसे आ रही है, अब यहाँ पर बना इमेज ऐसा बनेगा, है ना, यूँ आ रही है रे, और यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दें अपन, दिस वन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल 45, तो ये इधर आएगी और ये रे इधर आएगी, तो लाजमी है कि इस साइड, पहले भी ठीक था डायग्राम, है ना। तो यूँ लाइट गई, एक्चुअली ये सीधी लाइन होगी, चलिए अगर फिर से करेक्ट कर लें अपन, सीधी लाइन बनाएं, थोड़ी देखने में ठीक नहीं लग रही, हाँ चलिए, है ना। तो अब ये कैसे आएगी, यहाँ से यूँ रिफ्लेक्ट हो गई, फिर भी नहीं बन रही, यहाँ से यूँ रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो ये लाइट अब जाएगी,
यहाँ पर कोई देखने वाला है लाइक दैट, और यहाँ से ये लाइट जा रही है, यहाँ कोई देखेगा, है ना। तो लाइट एक्चुअली कहाँ से इंटर हो रही है, यहाँ से। समझ में आया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, प्रिज्म इस ढंग से रखा हुआ है और 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब लाइट यहाँ पर आ गई, तो यही पेरिस्कोप में होता है एक्चुअली। पेरिस्कोप ये डिवाइस, पेरिस्कोप के बारे में कहाँ पढ़ा है, क्लास 6 में ही पढ़ा है पेरिस्कोप, है ना। पेरिस्कोप ऐसा डिवाइस है, एक ट्यूब होता है, उसमें 2 प्रिज्म होते हैं, है ना, इस ढंग से। यह मिरर भी फिट कर देते हैं कभी, है ना, 45 डिग्री पर। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जैसे उसको अपन ने लगा दिया बंकर के अंदर, अगर सिपाही वगैरह हैं तो बाहर की दुनिया देख सकते हैं, है ना, किसी कमरे के अंदर देख सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज इंडोस्कोपी में भी होता है ना, और क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट इज कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है, जैसा हम लोगों ने देखा। ढेर सारे यूज हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह में भी होता है ना, बाइनोकुलर्स में होता है। तो इसके ये ढेर सारे यूजेज हैं, ठीक है। चलिए, ये पार्ट छूट रहा था तो हमने कहा कि इसको थोड़ा डिस्कस कर देंगे। वैसे तो टॉपिक का नाम हम लोगों ने डाल रखा है क्या, मैग्नीफाइंग पावर। इसकी चर्चा नहीं की, अब कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? इसके पहले लीनियर मैग्नीफिकेशन देख लिया होगा। व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पार्ट को जो लेंस के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है, लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस है तो डिफरेंट सिचुएशन है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो f पर इमेज बनेगा, 2f और इन्फिनिटी के बीच है तो f 2f के बीच बनेगा, है ना, रियल छोटा बनेगा। 2f पर है तो 2f पर अदर साइड बनेगा, है ना। 2f और f के बीच में है तो 2f के बाहर बनेगा, ठीक है। और f पर है तो इन्फिनिटी पर, और f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो कहाँ बनता है, तो वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, है ना। कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो ये सब चूँकि क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं अपन, सिंपल कंसेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा उससे आगे निकल रहा, है ना, तुम लोग कवर कर लोगे। एक्चुअली अपन ने लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा है। लीनियर मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, linear magnification, and this is also equal to v by u, image distance by object distance। रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है एंड वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज में ये जो है इरेक्ट इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट इमेज। तो दोनों की साइन प्लस होगी, साइन कन्वेंशन वगैरह, है ना। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी मैग्नीफाइंग पावर की, मैग्नीफाइंग पावर। फिर हम लोग देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये कहलाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सबने देखा होगा, अपने लैब में भी है यहाँ पे, है ना। एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपली एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, थिक ग्लास होता है। ये ग्लास कैसा है? मोटा ग्लास है। इसका फोकल लेंथ कम होता है। फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज़्यादा होता है। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देख रहा है ना? तो ये होता है ना, पता है। ये थिक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, मोटा है। छू के देखे थे अपन, मोटा है। और ये एक फ्रेम के अंदर है, इसको पकड़ सकते हैं यूँ अपने को कुछ पढ़ना है ना, मैग्नीफाई करना है ऑब्जेक्ट को, तो यूँ देखते हैं, है ना। मानो यहाँ रख दिया अपन ने, ये स्टूडेंट्स दिख रहा होगा, ये स्टूडेंट्स है, ठीक है। दिख रहा है? बड़ा नहीं दिख रहा? हाँ, दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है थोड़ा, है ना, दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या कहलाता है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ लार्जर फोकल लेंथ। तो इसका भी मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे। तो एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन अलग है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? इसको भी m से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग यहाँ कैपिटल M से कर लें। एंड दिस इज गिवन बाय बीटा अपॉन अल्फा, अगर मैथमेटिकली याद रखना है तो। मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई to the angle subtended by the object at eye
when both object and image are at the least distance of distinct vision। ये मैग्नीफाइंग पावर का क्या है, डेफिनेशन है। m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। यहाँ बीटा क्या है, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल मेड बाय द इमेज एट आई, एंड अल्फा क्या है, विजुअल एंगल, ये एंगल है एक्चुअली मेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये सिंपली क्या है, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो, वैसे दोनों यूनिटलेस होगा, हाइट अपॉन हाइट, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, यूनिटलेस रेशियो है, एंगल बाय एंगल है ना, रेडियन बाय रेडियन, डिग्री बाय डिग्री, सो यूनिटलेस है, एक नंबर है सिंपली, बट लीनियर मैग्निफिकेशन इज दिस मच। और मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल, रेशियो ऑफ एंगल है बीटा बाय अल्फा, जहाँ बीटा है वह एंगल जो इमेज बना रहा है आई पर, और अल्फा है वह एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है आई पर। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जबकि दोनों ही क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है। नॉर्मल आई के लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 cm, यदि हेल्दी आई है, यदि चश्मा वश्मा नहीं लगा रहे हो है ना मेरी तरह, तो हेल्दी आई के लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होना चाहिए 25 cm। 25 cm तक उसको क्लियर दिखना चाहिए, इससे ज़्यादा भी पास लाएंगे तो नहीं दिखता है, ज़्यादा दूर में दिखना चाहिए इन्फिनिटी तक हेल्दी आई के लिए, है ना। तो ये कहलाता है क्या, मैग्नीफाइंग पावर। अब हम लोग देख लें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसका यदि मैग्नीफाइंग पावर देखना है अपने को, तो इसके लिए इसका प्रिंसिपल ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, है ना, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट, ये मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, और ये हो गया इसका दिस डिस्टेंस फोकस F, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच जब होता है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट हो, लेंस में पड़ा होगा, यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ने लाइक दैट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे AB ऑब्जेक्ट है ना। ये कहाँ रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब इसका इमेज फॉर्मेशन पता है अपने को, क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये लाइन लिया जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कैसा जाएगी, अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर का ये डेफिनेशन ही है, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द लेंस सच दैट द इंसिडेंट रे, if it is incident and passes through it, then it will go undeviated, जाएगी। That's the definition, वही definition ही ऑप्टिकल सेंटर का। ऐसे कहा जाए ऐसा होता क्यों है, तो एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, जो रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ना, नॉर्मली हो रही है। हम लोगों ने देखा है अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है रिफ्रैक्टेड रे का नहीं बदलेगा, व्हेनेवर देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, तो कहते हैं अपन रिफ्रैक्शन का लॉ भी नहीं होता। तो एक्चुअली यहाँ यही हो रहा है ना, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, नॉर्मली इंसिडेंट सीधी जाएगी, ये रूल भी है इमेज फॉर्मेशन का, यूँ चली गई। दूसरा पैरेलल, जो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये O और F को मिलाने वाली लाइन को कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इसके पैरेलल जो जाएगी रे, यहाँ खींच देते हैं, दिस वन इज पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन F से होके गुजरेगी, तो इसको गुजारना है F से, लाइक दैट, ठीक है। अब ये देखो फैलते जा रही है इधर, इसका मतलब पीछे यदि इसको बढ़ाया जाए तो ये किसी पॉइंट पर मुड़ेगी। चलिए अपन इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो क्या होगी, ये पीछे अगर इसको प्रोड्यूस किया जाए यूं,
तो ये लगेगा कि यहाँ से मिल रही है, ठीक है। ये मिली नहीं जनाब को मिलाना है, ठीक है, यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ से अपन एरो बना दें लाइक दैट, है ना। और इसको थोड़ा डॉटेड लाइन दिखाना पड़ता है तो डॉटेड लाइन बना देते हैं लाइक दैट। दिस इज द डॉटेड लाइन, क्योंकि एक्चुअली ये रे के मिल नहीं रहा है, इधर मिलती तो वास्तव में मिल जाती। इधर क्या हो रहा है, जब पीछे बढ़ा रहे हैं तो लग रहा है यहाँ पर मिल रही है, तो इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है ना, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो ये थी अभी तक की बात, ठीक है। और अब हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मान लिया कि ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट इज ए बी, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है ना। इसका नाम दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। इमेज जो बन रहा है, इस पॉइंट का नाम दे दो ए डैश एंड दिस पॉइंट इज बी डैश। क्लियर? ये तो पढ़ा होगा यार, इमेज फॉर्मेशन क्लास 10th में पढ़ा है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। कि यदि ऑब्जेक्ट है इसके कहाँ, ओ और एफ के बीच में, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ प्लेस करते हैं। चलिए तो ये ले लेते हैं ऐसा एक डायग्राम, दिस ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया, है ना। तो अब इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं, लेट अस सपोज इट इज बी डबल डैश, ए डैश बी डैश ले लिए। और ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज डी, ये डिस्टेंस डी होता है। डी क्या है, दैट इज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। सी, तो ये हो गया डी। अब ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रखा, डी पर यदि रखा तो, चूंकि अपने को मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, एंड मैग्नीफाइंग पावर इज एक्चुअली व्हाट, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ये होता है मैग्नीफाइंग पावर। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय मेड बाय द इमेज एट द आई, इमेज आई पर जो एंगल बना रहा है, आई इज हेल्ड क्लोज टू इट, ऐसा माना जाता है। आई जो है क्लोज रखा हुआ है लेंस के, आई लेंस इसके क्लोज है ना। तो इमेज जो एंगल बना रहा है, सो दिस एंगल, ये एंगल, ये दिस इज बीटा। बीटा क्या है, जो इमेज बना रहा है कहाँ, आई पर, तो आई के लेंस के पास है, आई क्या है, लेंस के पास है, लेंस के पास है आई, तो जो इमेज बना रहा है इस पर, वो अपनी आँख पर माना जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन, ठीक है ना। और अल्फा क्या है, अल्फा जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, आप कहोगे ऑब्जेक्ट भी यही इमेज बना रहा है, नहीं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए अपन, इसीलिए इसको अपन ने यहाँ शिफ्ट किया यूँ, तो ये कितना एंगल बना रहा है, तो दिस एंगल, ये वाली एंगल होगी, ठीक है। इसको सॉलिड लाइन ले लेते हैं, ये वाली जो एंगल है, दिस एंगल, सो ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा अल्फा। समझ में आया? व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, बीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज बीटा, एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई, एंड व्हाट इज अल्फा, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। बट कंडीशन क्या है, when both object and image are at D, least distance of distinct vision। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना। चूँकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया अपने हिसाब से, इसलिए हम लोग यहाँ रोकते हैं इस डिस्कशन को और कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।